तो मैंने सोचा कि कोई नया पीएचडी स्टूडेंट होगा, ज्वाइन किया होगा डिपार्टमेंट। फिर जब मैं पानी पी के आ रहा था आप केबिन खोल रहे थे। मतलब उस वक्त तो मेरे तोते ही उड़ गए, मतलब कि ये क्या हो गया। हाँ तो यार मेरा भी मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं 26 साल की उम्र में तोड़ फोड़ करके आईआईटी पहुंच जाऊंगा। तो सर, जब आप लेकिन पीएचडी कर रहे थे तो आपके दिमाग में था ऐसा कि एक दिन मैं आईआईटी में ही प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, ऐसा आपके ड्रीम में था? गेट दिया, गेट में भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेरा इतना ऐसा रैंक आया कि वो फोन नंबर से भी बढ़िया रैंक था मेरा। और उसके बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद करके कोई एक कॉलेज है जिसमें एक कोर्स है एमएस बाय रिसर्च। तो मैंने अच्छा, कहा यार ये तो रिसर्च रिसर्च दिखा रहा है। मैंने रिसर्च देख के मेरे मतलब एकदम फ्यूज फ्यूज लग गए, चलो रिसर्च दिखा रहा है तो यहाँ अप्लाई कर दे। सो अच्छा। फर्स्ट इंटरेक्शन विद एनी आईआईटी इज विद द डिपार्टमेंट जिसमें आपने अप्लाई किया है। मतलब क्या, ताकि ये आईआईटी ये इंश्योर करती है कि जो रिक्रूटमेंट जिस भी पर्सन का हो रहा है वो बायस ना हो। हाँ ये उस 75 से कम तो ये नहीं केस आपको कंसिडर नहीं करेंगे भाई। आप एकेडमिक हम्म। इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और आपका खुद का एकेडमिक रिकॉर्ड खराब है तो कौन आपको कंसिडर करेगा। तो जब आप हाँ। पीएचडी कर रहे हो, जब रिसर्च कर रहे हो, तो आपके रिसर्च पब्लिकेशंस कितने अच्छे जर्नल में हैं, कितने अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में। यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। आप जिस जर्नल में पब्लिश कर रहे हो, हम्म। कुछ लोग सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि यार क्वांटिटी पेपर पब्लिश करते जाओ, नंबर ज्यादा दिखेंगे तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Hello everyone. Today we have Dr. Arpit Khandelwal with us, and he is currently working as assistant professor in the Department of Electrical Engineering at IIT Jodhpur. And hello, sir. I welcome you to my YouTube channel Simple Science, and thank you for taking time to be here with me today. And I'm really honored to have you on my show. तो बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन सर, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था, मैं लैब में बैठा था, मैं पानी पीने जा रहा था, डिपार्टमेंट ऑफिस की तरफ आप खड़े थे। तो मैंने सोचा कि कोई नया पीएचडी स्टूडेंट होगा, ज्वाइन किया होगा डिपार्टमेंट। फिर जब मैं पानी पी के आ रहा था आप केबिन खोल रहे थे। मतलब उस वक्त तो मेरे तोते ही उड़ गए, मतलब कि ये क्या हो गया, मतलब कि फिर मैंने तुषार को दिखाया कि देखो मतलब नए सर आए हैं। फिर हम लोग थोड़ा हैंगओवर उतारने के लिए चाय पीने गए कि डिस्कशन करें कि कौन है, कहाँ से आए हैं। बहुत सारे सवाल थे कि तो हम लोग आपस में एजम्पशन कर रहे थे कि लग रहा है कि आपकी तीनों डिग्री स्टैनफोर्ड से ही होगी। और बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब बिल्कुल जाके अभी पैरों पे गिर जाना है कि शरणम गच्छामि। तो बहुत सारे सवाल थे। तो सर आप आपने किस एज में ज्वाइन किया था आईआईटी को? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य, थैंक यू, तुमने मुझे इस चैनल पे इनवाइट किया। मैंने तुम्हारे पहले के वीडियोस भी देखे हैं और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो तुम लोगों के मन में कंफ्यूजन जो है वो दूर करना चाह रहे हो, लोगों के मन में क्लैरिटी लाना चाह रहे हो। तो ये इनिशिएटिव काफी अच्छा है एंड आई एम होपफुल कि कई लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने जब आईआईटी जोधपुर ज्वाइन किया तब आई वाज 26 ईयर्स ओल्ड। 26 साल का था मैं जब मैंने आईआईटी जोधपुर एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया। सर जब हम 26 साल के थे हमने पीएचडी ज्वाइन करी थी। मतलब मोस्टली गरीब लोग तो ऐसे ही हैं, मतलब हम लोग हाँ तो यार मेरा भी मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं 26 साल की उम्र में तोड़ फोड़ करके आईआईटी पहुंच जाऊंगा। तो सर, जब आप लेकिन पीएचडी कर रहे थे तो आपके दिमाग में था ऐसा कि एक दिन मैं आईआईटी में ही प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, ऐसा आपके ड्रीम में था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने 2013 में बीटेक कंप्लीट किया। ठीक है। तो बीटेक कंप्लीट करते करते तो सबका जैसे कॉमन बीटेक होता है, और मेरा बीटेक भी ऐसा पुणे यूनिवर्सिटी के एक प्राइवेट कॉलेज है पुणे यूनिवर्सिटी में, वीआईटी करके, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से मेरा बीटेक है। तो कोई इतना नामी कॉलेज नहीं, कोई आईआईटी नहीं, कोई एनआईटी नहीं, कुछ नहीं। तो हमें तो पता ही नहीं होता था भाई थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आके कि हमें आगे करना क्या है, हम्म। कहाँ जाना है। इंटर्नशिप तो उस समय का पता ही नहीं होता था कि इंटर्नशिप होती क्या है। तो इतना हम्म। तो, लेकिन थर्ड ईयर या फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते इतनी क्लैरिटी मुझे आ गई थी कि प्राइवेट जॉब तो नहीं करना है। हम्म। प्राइवेट जॉब में जिस तरह का वर्क कल्चर है, आई वॉज टोटली अगेंस्ट इट।
कि मुझे प्राइवेट जॉब तो नहीं करना है और तो मुझे प्राइवेट रिसर्च में जॉब थोड़ा का इंटरेस्ट। प्राइमरली आपका मतलब होगा आईटी इंडस्ट्री। हाँ, आईटी इंडस्ट्री, जो या सॉफ्टवेयर साइड बोल लो, हम्म। उसमें जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और हम्म। लेकिन मेरा उस समय इंटरेस्ट था कि मुझे रिसर्च करना है, रिसर्च में मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा था। तो मैंने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में फिर कुछ एग्जाम्स दिए, गेट दिया। गेट में भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरा इतना ऐसा रैंक आया कि वो फोन नंबर से भी बढ़िया रैंक था मेरा। और उसके बाद इसरो के एग्जाम दिए मैंने, और भी कुछ कुछ एग्जाम दिए। तो उसी समय मुझे पता चला कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद करके कोई एक कॉलेज है, जिसमें एक कोर्स है एमएस बाय रिसर्च। तो मैंने अच्छा। कहा यार, ये तो रिसर्च रिसर्च दिखा रहा है, मतलब रिसर्च देख के मेरे मतलब एकदम फ्यूज फ्यूज लग गए, चलो रिसर्च दिखा रहा है तो यहाँ अप्लाई कर दे। हम्म। तो ट्रिपल आईटी का एप्लीकेशन दिया मैंने, हैदराबाद का। और वहां पे उन्होंने एमएस बाय रिसर्च में मुझे एडमिशन दे दिया, इंटरव्यू हुआ, उनका जो प्रोसेस था वो सब हुआ, हम्म। और उन्होंने मुझे एमएस बाय रिसर्च में एडमिशन दे दिया। फिर जब मैं एक साल मैंने एमएस किया वहां पे, वहां हम्म। पे ऐसा होता है कि आप एक साल एमएस करो, आपको सुपरवाइजर सिलेक्ट करना होता है, आप रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं एक साल के बाद। तो एक अच्छा। साल के बाद जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की वहां पे, तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे कहा कि यार, तुम्हें रिसर्च में इतना इंटरेस्ट है तो तुमने पीएचडी करना चाहिए। तो तब तक ओके। के मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पीएचडी क्या होती है। आई हैव एब्सोल्युटली हम्म। नो आइडिया। हम्म। तो मेरे गाइड से पूछा मैंने कि सर पीएचडी क्या होती है, जरा बताइए हमें भी। तो उन्होंने बताया कि पीएचडी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, और आप थोड़े और ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाते हो। तो थोड़े उन्होंने मुझे सपने दिखाए, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तो कर लेते हैं पीएचडी। तो फिर हम्म। पीएचडी के लिए उन्होंने कहा कि तुम एमएस को ही पीएचडी में कन्वर्ट करा लो, वहां पे ऐसा सिस्टम है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कन्वर्ट करा लेता हूँ, लेकिन अब तो मैंने घर वालों को बताया कि मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ, तो घर वाले मुझसे पूछने लगे कितने साल पढ़ोगे भैया, पढ़ाई खत्म नहीं होगी तुम्हारी, कभी जॉब वॉब करोगे नहीं करोगे। तो उनके तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस था कि पीएचडी नहीं करना है, तो उनको मनाने में फिर थोड़ा टाइम लगा। और फिर मैंने एमएस को ही पीएचडी में कन्वर्ट कर लिया। सो अच्छा। जैसा जैसा तुमने कहा कि मेरी तीनों डिग्री स्टैनफोर्ड से होगी, तो पहली बात, मेरी 3 डिग्री है ही नहीं, 2 ही डिग्री है, बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी है। वो कन्वर्ट हो गई एमएस बाय रिसर्च से। हाँ, एमएस को मैंने पीएचडी में कन्वर्ट कर लिया, और पीएचडी में भी रिसर्च, अब मुझे तो रिसर्च में इंटरेस्ट था, मैं रिसर्च कर रहा था, पेपर्स हम्म। आ रहे थे, जैसे भी आ रहे थे। लेकिन तब तक मुझे क्लियर नहीं था कि क्या करना है हम्म। पीएचडी के बाद। पोस्ट डॉक का तो सवाल ही नहीं उठता, जब घर वाले पीएचडी के लिए नहीं मान रहे थे तो पोस्ट डॉक तो भूल ही जाओ। हाँ। तो सर तो अपने आईआईटी जोधपुर के सिलेक्शन की कहानी के बारे में कुछ बताइए। कैसे आप यहाँ तक आए। आईआईटी जोधपुर का सिलेक्शन की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा एक्चुअली पीएचडी में जो प्रोजेक्ट था वो डीआरडीओ में था, अच्छा। राइट। सो मेरा मुझे डीआरडीओ से भी जॉब ऑफर था एज अ साइंटिस्ट पोजीशन, उन्होंने मुझे बोला था कि पीएचडी के बाद आप हमको ही ज्वाइन कर लेना। हम्म। तो लेकिन मुझे लगा कि चलो एक बार एक्सप्लोर करते हैं, एकेडेमिया में मुझे इंटरेस्ट आने लगा टीचिंग में, तो मैंने कई आईआईटीज में अप्लाई किया आफ्टर डिफेंस। तो अच्छा। अब मैंने अब तुम्हें बता दूं, डिफेंस के बाद मेरा डिफेंस हुआ जून में। जून से हम्म। लेके जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने मैंने सिर्फ एप्लीकेशन भरे कॉलेजों के। तो मैंने कम हम्म। से कम 40 या 42 कॉलेजेस को अप्लाई किया था, इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, कि भैया जहां हम्म। से भी कॉल आ जाए हमें जाना है। सर इतने तो लंबे लंबे फॉर्म होते हैं, मतलब फॉर्म भरने में ही 1-2 दिन चाहिए। आराम से, तो मुझे तो आदत हो गई थी, वो एक हम्म। मेरा जो अल्गोरिदम है वो ट्रेन हो गया था कि ये फील्ड है तो ये भरना है, ये फील्ड है तो ये भरना है। और मजेदार बात यह है कि आईआईटीज वाले या एनआईटीज वाले फॉर्म भरवाते हैं ऑनलाइन, बाद में बोलते हैं तुम प्रिंट आउट निकाल के उसको पोस्ट करो। सर भैया तो सब जगह ऑनलाइन का यही भरवाते है। ही सर आईआईटी एनआईटी ऑनलाइन भर मतलब का मतलब ही ऑलमोस्ट सब नहीं है। जगह का यही है। हाँ ये तो सही बात है। और वो हैदराबाद का पोस्ट ऑफिस वाला मुझे पहचानने लगा था, वो चेहरा देखता था, बोलता था अच्छा आज कहाँ भेज रहे हो। तो हाँ तो सही फाइनली बात। 40 कॉलेज में अप्लाई करने के बाद मुझे आईआईटी जोधपुर से कॉल आया। तो आईआईटी जो अब आईआईटी का मैं तुम्हें सिलेक्शन प्रोसीजर बता दूं, आईआईटी में सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा होता है कि आप अप्लाई करो आईआईटी को, हम्म। और सबसे पहले आपको वो लोग डिपार्टमेंट सेमिनार के लिए बुलाते हैं। सो अच्छा। फर्स्ट इंटरेक्शन विद एनी आईआईटी इज विद द डिपार्टमेंट जिसमें आपने अप्लाई किया है। ओके। तो मुझे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सेमिनार के लिए बुलाया गया, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया था। हम्म। तो डिपार्टमेंट सेमिनार अब अ, दो चीजों में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज आपको अपना रिसर्च प्रेजेंटेशन देना है 1 घंटे का। अच्छा। तो आपने जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है उस डिपार्टमेंट के सारे फैकल्टी वहां बैठेंगे, आपको अपना पीएचडी रिसर्च उनके सामने प्रेजेंट करना है।
वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर करना है, मतलब जैसा आपने डिफेंस में किया था एग्जैक्टली सेम, बट ऑडियंस बड़ी रहेगी अब। हम्म। तो फर्स्ट स्टेप तो है रिसर्च सेमिनार। उसके बाद तुरंत उसी दिन आपका होगा एक टीचिंग सेमिनार, ओके। जहाँ पे आपको एक टॉपिक उन लोगों को पढ़ाना है जो फैकल्टी है उस डिपार्टमेंट के, उनको ही 1 घंटे की क्लास लेनी है। तो उसमें आप कोई हम्म। भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे तो डिवाइसेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने मॉसफेट सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा मैं आपको मॉसफेट पढ़ाऊंगा। तो आपको बाकायदा बोर्ड पे जाके, ब्लैक बोर्ड पे आप जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे उसी तरह वहाँ 1 घंटे की क्लास लेनी होती है। अच्छा। तो इसका एम ये होता है कि वो आपका टीचिंग पोटेंशियल जज करते हैं कि आप हम्म। कितने क्लियरली आप कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाते हो। हम्म। तो ये दोनों जो है डिपार्टमेंट सेमिनार और टीचिंग सेमिनार, ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ स्क्रूटिनी। हम्म। यहाँ अगर आप पास हुए, देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको डायरेक्टर के सामने इंटरव्यू देना होगा। नेक्स्ट इंटरव्यू जो है हम्म। उसमें उस आईआईटी के डायरेक्टर रहेंगे और एक्सपर्ट पैनल रहेगा 5 या 6 लोगों का, जो कि बाकी आईआईटीज के प्रोफेसर होंगे या कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे। अच्छा, बाहर से बुलाए जाते हैं? हाँ, तो जो दूसरा इंटरव्यू आपका है, एक बार आपने डिपार्टमेंट वाला स्टेप क्लियर कर लिया, तो जो हम्म। दूसरा इंटरव्यू है उसमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं। ओके। आपने जिस आईआईटी में अप्लाई किया, जैसे मैंने आईआईटी जोधपुर में अप्लाई किया था, तो सिर्फ आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर थे। उसके अलावा हम्म। बाकी जो 5 लोग थे वो बाकी आईआईटीज के थे और 1-2 इंडस्ट्रीज के थे। मतलब क्या, ताकि ये आईटीज ये इंश्योर करती हैं कि जो रिक्रूटमेंट जिस भी पर्सन का हो रहा है वो बायस ना हो। हाँ, ये उसका मेन एम है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हम्म। ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई बायस्ड रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन एंड फेयर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। दैट्स और वो ग्रेट। अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाते हैं। जैसे आप जैसे कोई भी अगर आईआईटी में अप्लाई करता है तो आपको आपका रिसर्च एरिया पूछा जाएगा कि आप किस रिसर्च एरिया के हैं, कौन से एरिया में आपका हम्म। इंटरेस्ट है। तो जैसे मेरा फोटोनिक्स था, ऑप्टिक्स था। तो हम्म। ऑप्टिक्स के भी लोग थे इंटरव्यू में, उसके अलावा कम्युनिकेशन के थे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। तो अलग अलग डोमेन के लोग होते हैं, वो आपको अपने अपने डोमेन के सवाल पूछते हैं। ओके। तो मेन बात, जो दूसरा इंटरव्यू होता है डायरेक्टर के सामने, वहां पे मेन इस चीज पे फोकस होता है कि आपके बेसिक कंसेप्ट कितने क्लियर है, जो हम्म। कोर्सेस आपने बीटेक में पढ़े। क्योंकि देखिए, आईआईटी में जब आप अप्लाई करते हो तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको यूजी के कोर्सेज लेने हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि आपको टीचिंग करना है, अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को पढ़ाना है। तो आपको सही बात। अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज आने चाहिए, उनके कंसेप्ट आपको आने चाहिए। सही यू बात। शुड बी वेरी क्लियर विद द फंडामेंटल्स। तो हम्म। डायरेक्टर के सामने जो इंटरव्यू होता है उसमें पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ फंडामेंटल्स पे होता है कि भैया आपने यूजी फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के कोर्सेज कितने अच्छे से पढ़े हैं और आपको कितने अच्छे से वो नॉलेज आता है। तो वहां पर सर ड्यूरिंग द इंटरव्यू कुछ आपको ऐसे कहा जाता है क्या कि एक या दो सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस का बताइए, या रैंडमली कहीं से भी पूछा नहीं जाता नहीं, वो जैसे पैनल है, वो पैनल आपको पूछेगा है? कि सबसे पहला तो क्वेश्चन होगा आपके रिसर्च पे कि आपने रिसर्च कैसे किया है, वो तो जनरल क्वेश्चन है। फिर वो हम्म। पैनल आपको पूछेगा कि अच्छा आप बताइए, अगर आपको यूजी में कोर्सेज पढ़ाने दिया जाए तो आप कौन सा कोर्स पढ़ाएंगे। हम्म। तो फिर आप बताएंगे कि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। हम्म। और बहुत सोच समझ के बताना पड़ता है, क्योंकि हाँ, उसके बाद सही ऐसा बात। क्वेश्चन, ऐसे फायरिंग शुरू होती है कि अच्छा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की एकदम डेप्थ में वो लोग घुस के सवाल पूछते हैं। हम्म। मतलब ये आप एक्सपेक्ट करिए कि अगर आपने आईआईटी में अप्लाई किया है तो आईआईटी के इंटरव्यू पैनल में वो लोग होंगे जिनके वीडियो लेक्चर्स देखकर आपने पढ़ा है। वो खुद हम्म। वहां पे आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। और ये पहले से अगर पता चल जाए तो इंसान प्रिपरेशन कर ले। पर वो एकदम शॉकिंग होता है। मैं जब इंटरव्यू हाँ। पैनल में गया, तो मैं आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर को तो पहचानता था, उनका तो मैंने प्रोफाइल देखा था। बाकी 5 लोगों में से मैं किसी को नहीं जानता था। फिर एक चेहरे पे मेरी नजर पड़ी, वो थे प्रोफेसर एस सी सहस्रबुद्धे। उनके वीडियो लेक्चर देख के मैंने सीखा था। हाँ। अब मैंने बोल दिया भैया मुझे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है। अब सहस्रबुद्धे सर सामने बैठे हैं, सहस्रबुद्धे सर शुरू हो गए, अच्छा भैया आ जाओ तुम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वो मतलब बहुत उनमें इंटरेस्टिंग आपस में हो जाता होगा ना, पहले मैं शिकार करूंगा मतलब। था। वो तो भैया आप अभी झुंड में फंस गए हो तो। लेकिन एक एक बात ये होती है कि आप आईआईटी के जब ये जो पैनल होते हैं, ये इतने एक्सपीरियंस लोग हैं ना, इनको इंटरव्यू लेने का एक तरीका आता है। वो आपको किसी तरह हम्म। से ह्यूमिलेट नहीं करते, वो हाँ। आपकी हेल्प करते हैं। जैसे प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे ने, मैं कहीं अटक जाता था तो मुझे बोलते थे हाँ तुमने ये 4-5 साल पहले पढ़ा होगा, मैं तुम्हें थोड़ी हिंट देता हूँ। तो वो आपको हिंट दे देकर आंसर तक पहुंचाते हैं। हम्म।
ये और अच्छी वो बात मुझे होती है। लगता है कि सर वो ये भी एसेस करने की कोशिश करते होंगे कि मान लीजिए अगर आप ड्यूरिंग द क्लास कहीं अटक गए, तो आप कैसे किस किसी तरह। कॉन्सेप्ट पे, तो कैसे आप तुरंत उसको रिकवर करेंगे, या उसको कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। हाँ, और क्योंकि ये ये भी जरूरी यहाँ नहीं है ना पर कि मेरे ख्याल से कि हर वक्त हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठी रहे। हो ही नहीं सकती। एक तो इंटरव्यू का प्रेशर, भाई 5 महारथियों का आप सामने देख रहे हो, एक तो उसका प्रेशर। यहाँ पर हम्म। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी कैंडिडेट आईआईटी के लिए अप्लाई कर रहा है उनको बता दूं, कि अगर इंटरव्यू में आपको कोई कंसेप्ट नहीं आता है, कोई आंसर आपको नहीं आता है, तो आप क्लियरली ना बोल सकते हैं। कुछ लोग क्या हाँ। करते हैं, अपने आप को सही बताने के चक्कर में गलत चीजें बोल जाते हैं वहां पे, ओवर स्मार्ट नहीं क्योंकि बनना आपके चाहिए। साथ और फिर पकड़े जाओगे ना, आपके पकड़े सामने एक्सपर्ट जाओगे। बैठे हैं भाई। सही बात है, हाँ। सही तो बात है। वहां पे अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो कि सर ये मैंने काफी सालों पहले पढ़ा था तो अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, अगर आप अपनी हम्म गलती एक्सेप्ट कर लो तो दैट इज द बेस्ट वे। हम्म। और उसमें कोई तो बुराई ये, नहीं है, मुझे मुझे नहीं हाँ, लगता कुछ कि बुरा ही नहीं है। कोई बुराई है उसमें। तो सर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट इतना विजिलेंट है शुरू से ही, मतलब ड्यूरिंग अंडर ग्रेड ही, कि मैं एक दिन आईआईटी में प्रोफेसर बनूंगा, तो उसकी क्लियरिटी के लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो पहला स्टेप है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, ठीक है सर, हम्म। तो एक आइडियल रिज्यूमे में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए आईआईटीज के कंटेक्स्ट में। अच्छा, तो अगर किसी को यही एम है कि उसे आईआईटी में प्रोफेसर बनना है, तो हम्म। आईआईटी के लिए अगर आप रेज्यूमे लिख रहे हो तो आपके रेज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होनी चाहिए कि आपका कंसिस्टेंटली एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मतलब 10th क्लास में, 12th अच्छा, क्लास में, 10th से ही? ड्यूरिंग, हाँ, वो 10th से मांगते हैं ना आपको। आ, नहीं, मुझे लगा 10th से, ग्रेजुएशन से देखते होंगे। नहीं नहीं नहीं, आपका 10th की मार्कशीट भी मांगते हैं, 12th की मांगते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में आपके अबव 80% होनी चाहिए, 80%? या अबव अबव 75%, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट आईआईटीज। लेकिन फिर भी 75 से तो कम नहीं ही होगा। 75 से कम तो ये नहीं केस आपको कंसिडर नहीं करेंगे भाई। आप एकेडमिक हम्म। इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और आपका खुद का एकेडमिक रिकॉर्ड खराब है, तो कौन आपको कंसिडर करेगा। सही बात है। तो ये बात है कि आपका कंसिस्टेंटली एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ये तो प्री रिक्विजिट जिसे हम कहते हैं, ये तो हम्म होना ही चाहिए। फिर इसके बाद जब आपने ये वाले रिक्वायरमेंट, अब ये रिक्वायरमेंट कई लोग पूरी कर लेते हैं। सपोज एक हम्म। आईआईटी में 100 लोगों ने अप्लाई किया तो 95 लोग ये रिक्वायरमेंट पूरी कर जाएंगे। सही बात है। उसके बाद आता है कि सर आपका उस 5 में मैं पब्लिकेशंस। हूँ। उसके उसके बाद आता है आपके पब्लिकेशंस। तो जब आप हाँ। पीएचडी कर रहे हो, जब रिसर्च कर रहे हो, तो आपके रिसर्च पब्लिकेशंस कितने अच्छे जर्नल में हैं, कितने अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में। यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है, आप जिस जर्नल में पब्लिश कर रहे हो। हम्म कुछ लोग सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि यार क्वांटिटी पेपर पब्लिश करते जाओ, नंबर ज्यादा दिखेंगे तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। हम्म आईआईटी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अब हम्म। मैं आपको बताऊं, जब मैंने अप्लाई किया था आईआईटी जोधपुर के लिए, तब मेरे पास सिर्फ 3 पब्लिकेशन थे। उसमें से 2 जो थे वो काफी अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में थे, और एक जो था वो ऐसा ही था। तो आप ये मान लीजिए कि 2 जर्नल के बेसिस पर ही मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हो गया था, क्योंकि वो अच्छे हम्म इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में थे। हम्म। तो हियर कम्स द पॉइंट की क्वालिटी इज मच बेटर देन क्वांटिटी। आप क्वालिटी पेपर्स लिखिए, क्वालिटी जर्नल्स पब्लिश करिए, तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। हम्म और इसके अलावा अगर पीएचडी के बाद किसी के पास पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस है, कोई 3 साल पोस्ट डॉक करके आया है कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो वो तो एड ऑन है ना। हम्म। कभी कभी होता है बेसिक साइंसेस में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक साइंसेस में पोस्ट डॉक इज ऑलमोस्ट मैंडेटरी, कि पोस्ट डॉक हम्म। होना ही चाहिए, बिना पोस्ट डॉक अभी के किसी का नहीं हो सकता। रिसेंटली मैंने अभिषेक के साथ एक इंटरव्यू किया था। हम्म। स्टूडेंट था हमारे ही कॉलेज में, अभिषेक, जो गोल्ड हाँ, मेडल। केमिस्ट्री में पता है हाँ, मुझे। केमिस्ट्री में। तो उसने भी ये चीज मेंशन की थी कि साइंस में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पोस्ट डॉक्टरल तो मैंडेटरी कर दिया, इवन प्राइवेट कॉलेजेस ने मैंडेटरी किया हुआ है सर। साइंस फील्ड में पोस्ट डॉक इज मैंडेटरी, उसके बिना हम्म आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पोजीशन नहीं मिलेगी। और हम्म इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस, इसमें पोस्ट डॉक अगर आपका नहीं हो तो चल जाएगा। इसमें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो है उसकी उसका वेटेज ज्यादा होता है। अच्छा। मतलब आप किसी कंपनी में जॉब करके आए हो, जैसे हमारे आईआईटी जोधपुर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो 7 7 8 8 साल वीएलएसआई इंडस्ट्री में जॉब करके आए हैं।
तो हम्म। वहां पर आपका वेटेज काफी बढ़ जाता है। ओके। तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस, दिस इज एड ऑन। सर जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे आपने इम्पैक्ट फैक्टर की बात की, तो जैसे नेचर बहुत रिनोन्ड एक पब्लिकेशन हाउस है, पर वहां पे मतलब उनके इम्पैक्ट फैक्टर भी उनके जर्नल्स के बहुत होते हैं, पर वो बहुत सारे देखा मैंने कि पेड होते हैं, मतलब उसमें पब्लिकेशन करो तो पैसा देना पड़ता है। तो क्या ये भी एक इम्पैक्ट डालता है कि ये भी देखा जाता है कि ऑल दो इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है पर इट्स अ पेड जर्नल? देखा जाता है, लेकिन आजकल आजकल क्या हो रहा है पता है क्या, कि आजकल कई सारे जो पब्लिकेशन हाउसेस जैसे IEEE ले लो या ACS ले लो, ये लोग, इन लोगों ने बहुत सारे जर्नल्स पेड ही कर दिए हैं। जो अच्छे अच्छे जर्नल पहले फ्री हुआ करते थे या हाइब्रिड हुआ करते थे, उनको अभी पेड ही कर दिया है। ऑलमोस्ट तो सभी ये, अब ऐसे पेड ही करते चले जा रहे हैं। क्योंकि उनको भी तो पैसा कमाना है, वो पैसा कहाँ से बनाएंगे, तो वो पेड जर्नल ही करते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम्म। पहले होता था कि ये पेड जर्नल है तो इसको आप कम वेटेज देंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि अगर इम्पैक्ट फैक्टर उस जर्नल का अच्छा है, हम्म। और उस जर्नल का जो एच इंडेक्स। जैसे आप लोग, हाँ, H इंडेक्स Q1 है, Q2 है या Q3 है, अगर वो Q1 जर्नल है, हम्म। स्कोपस में उसकी रैंकिंग अगर Q1 है, तो देन अगर वो पेड भी है तो इट विल नॉट मैटर मच, लेकिन Q1 ओके। होना चाहिए। IIT वाले आजकल सिलेक्टिव हो गए बहुत, इतने सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो अगर आपका क्वालिटी वर्क नहीं है तो सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स भी बढ़ गए हैं पहले के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं आजकल, लोग ज्यादा से ज्यादा PhD में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और हम्म। काफी सारे एरियाज में PhD निकल रहे हैं। पहले तो क्या था कि इलेक्ट्रिकल के एरियाज भी कम थे, अब तो इलेक्ट्रिकल में ही आप देख लीजिए इतने सारे एरियाज हैं, और हम्म। सब में PhD निकल रहे हैं, तो काफी ज्यादा हो गया है। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है अभी भी काफी स्ट्रिक्ट है, IITs का देखा जाए, हम्म। काफी स्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो दो चीजें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, हम्म। जिस भी डोमेन में आप रिसर्च कर रहे हो आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा आपका क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए। हम्म। और तीसरी बात आती है, ये दोनों अगर आपका स्ट्रांग है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग होता है और रिसर्च भी काफी अच्छा होता है। तीसरी बात आती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, आप कितना अच्छे से अपना नॉलेज कन्वे कर पा रहे हो। हम्म। नॉलेज होना एक बात है, उसको कन्वे करना दूसरी कन्वे बात। कर पाना एक बात है, सही बात है। कन्वे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप लोगों को सामने देखकर अटक जाओ और खुद का नॉलेज भी भूल जाओ। तो ये कन्वे दैट कर इज पाने, रियली इसको तो इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए या आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करेक्ट, क्योंकि आप कन्वे ही नहीं कर पाओगे तो आप कैसे बताओगे कि आपने क्या ज्ञान सीखा है या क्या चीज सीखी हाँ, या कितना ज्ञान है आपको किसी चीज का। और तुम्हें भी पता है एकेडमिया इज ऑल अबाउट कन्वेइंग द नॉलेज। भैया अगर तुम स्टूडेंट हो और कोई प्रोफेसर क्लास में आके अपना नॉलेज ठीक से कन्वे ही ना कर पा रहा हो, भले ही वो कितना ही नॉलेजेबल हो, अगर वो कन्वे ना कर पा हम्म। रहा तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे। वो सही बोलेंगे अरे बात है। क्या बोरिंग है, तो पढ़ा ही नहीं पा रहा है, समझ समझा ही नहीं पा रहा है, तो सो जाएंगे स्टूडेंट। तो कन्वे सर ये करना बहुत इंपॉर्टेंट। कन्वे से मुझे एक बात याद आई, मैं जब पीएचडी एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट्स में जाया करता था, तो आईआईटी मंडी में भी मैं गया हूँ 2 बार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो दूसरी बार जब मैं गया तो मतलब पहले इलाहाबाद से दिल्ली आओ रात भर का सफर करके, फिर दिल्ली से बस पकड़ के रात भर की जर्नी करके सुबह 5 बजे अंधेरे में बस वाले ने उतार दिया, फिर बैठे हैं कहीं जा नहीं सकते, फिर इंस्टीट्यूट गए, 8 बजे बस आई जब मेन कैंपस शिफ्ट हो गया था आईआईटी मंडी का। तो पहले तो बस स्टॉप के सामने ही था आईआईटी हम्म। मंडी। तो जब मैं गया तो वहां पे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो उन्होंने कहा थैंक यू। हमने कहा यार ये तो पागल बन गया यार, बहुत दूर से आए हैं एक क्वेश्चन पूछा और थैंक यू बोल दिया। हमने कहा सर नहीं ऐसे नहीं होगा आज, हमको जो आता है हम बता के जाएंगे तो प्रोफेसर एक के साथ है वो हंसने लग गए, बोले अच्छा बता लो भाई तुमको जो आता है फिर वो मतलब वो बड़ा ही कॉमिक सीन था। फिर हमने कहा सर सॉरी और थैंक यू भी कि आपने मेरी बात सुन ली, मतलब बहुत रट के आए हाँ। थे आप सुन ही नहीं रहे हो कि हमको क्या आता है। और एक क्वेश्चन पूछा था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से पूछ दिया था, हम मशीन लर्निंग पढ़ के आ रहे हैं, भूल गए हम बता नहीं पाए कह रहे थैंक यू। हमने कहा देखो ऐसे तो नहीं चलेगा यार, जो हमको आता है वो तो आपको सुनना ही पड़ेगा। खूब हंसे थे वो अभी भी मतलब मेरे ख्याल से शायद उनको मैं याद होऊंगा, 1-2 बार उसके बाद मिले तो वो कहते हैं हाँ आई रिमेम्बर यू तुमने जबरदस्ती इंटरव्यू तुमने दे हरकत ही ऐसी की थी वहां जाके कि ही विल रिमेम्बर यू। तो वो कन्वे वाली बात से मुझे ये बात याद आ गई कि मैंने कन्वे कर दिया था कि मुझे देखो इतना तो आता ही है
सो नहीं कन्वे करना, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैंने डायरेक्टर वाला इंटरव्यू बताया, जो आईआईटी में डायरेक्टर वाला इंटरव्यू होता है, उसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक कंसेप्ट दे देंगे, जैसे मशीन लर्निंग का कोई कंसेप्ट आपको दे दिया आप, और वो हम्म पूछेंगे कि आप इसको 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करें। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन हम्म है। कोई भी हम्म कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एक लेमैन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। हम्म ये क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ट्रिकी होता है, आपको एकदम उसकी हम्म, गहराई में जाके उसको एकदम सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम्म, तो इस लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए उसमें। सही बात है। सो थैंक यू सर। काफी नॉलेजफुल इंटरेक्शन था हमारा आज का। बहुत मजा आया आपसे बात करके। वापस से सारे पुराने दिन याद आ गए। मतलब मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि मेरी नॉलेज में आप वन ऑफ द कूलेस्ट प्रोफेसर्स आई हैव एवर मेट। मतलब आप कभी ऐसा ऑरा लेके नहीं चलते कि आई एम आईआईटी प्रोफेसर, मतलब लाइक। और मैं इसी ऐसा वजह ऑर्डर से लेके चल भी कर सकता हूँ। यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे एज के, जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं 26 का था, तो यहाँ के स्टूडेंट्स थे तो मेरे एज के थे, तो मैं ऐसा ऑर्डर लेके चल ही नहीं सकता ना। आई स्टिल कंसिडर कि मैं तो स्टूडेंट ही हूँ यहाँ पे। इसीलिए सर मुझे लगता है कि आप ग्रो भी बहुत अ, तेजी से करते हैं। मतलब जब आप ये सोच के चलते हैं कि आई एम स्टिल ए स्टूडेंट। तो सो काफी कुछ थैंक यू सीखने सर। को मिलता है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। थैंक यू आदित्य, काफी अच्छा लगा काफी दिनों बाद तुमसे बात करके, और आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरी जर्नी जो है, कई लोगों के काम आएगी। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ सर। सो थैंक यू सो मच सर। बाय। थैंक यू बाय।